नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में पॉलिटी क्लास में देखे थे संसद के सत्र के बाद में संयुक्त बैठक समझी थी। शायद ये लास्ट वाली क्लास थी, संयुक्त बैठक देखी थी। तो अब हम लोगों को क्या देखना है कि संसद में हालांकि कामकाज एक हेडिंग बन सकती है कि संसद में जो कामकाज होते हैं वो कैसे, संसद के कामकाज की पूरा कार्य दिवस क्या चलता है वो, फिर आगे प्रस्ताव आते हैं, वो सब संसद के कामकाज में आते हैं। तो हम प्रस्ताव भी पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव वो भी हम देखेंगे। लेकिन आज जो हेडिंग उसी के अंदर कामकाज के अंदर एक पढ़ सकती है, संसद के कार्य दिवस में जो समय का विभाजन है, टाइम का, ठीक है। तो समय का विभाजन हमने देखा, तो कार्य दिवस यानी कि जो सदन में लोग आते हैं, सब सदस्य आते हैं, सारे सांसद, उसके बाद में फिर सदन से चले आते हैं एक दिन में, अगले दिन में ऐसे आते आते एक सत्र जितने दिन भी चलेगा, तो जब जब बैठक होती है तो सुबह 11 बजे वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और बैठक और 11 बजे शाम को 6 बजे तक चलती है। और ये लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि 6 बजे, राज्यसभा 5 बजे तक चलती है, ऐसा प्रावधान उसमें है। तो सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है, ठीक है, जिसको हमें भी आज पढ़ना है। और 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल होता है, ये क्या है ये भी हम समझेंगे। और 1 बजे से 2 बजे तक के बीच में भोजन अवकाश, लंच ब्रेक, रेसेस बोलते हैं, वो होता है। और बाकी 2 बजे से लेकर 6 बजे तक लोकसभा में फिर, ठीक है, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है। और बाद में आधे घंटे की चर्चा क्या है वो भी हम समझेंगे, एंड में चीज़ें समझेंगे, बचेगा कुछ नहीं। अगर आपको पता होता है कि आधे घंटे की चर्चा, तो वो भी आधे घंटे की चर्चा लास्ट में होती है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखना। तो आज हम देखते हैं जो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में जो प्रश्नकाल होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे संसद में जो भी प्रोसेस होती है उसका। और ये हमें समझ में भी आना चाहिए कि वैसे तो देखो, एग्ज़ाम के हिसाब से अगर हम देखें तो एग्ज़ाम के हिसाब से तो छोटा सा टॉपिक समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़रा सा ज़्यादा नहीं है कि 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, और एक दो चीज़ें अगर पता कर लें तो अलग हो जाती हैं, उससे कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें थोड़ा सा, अगर मैं डिटेल में आपको चीज़ बता दूं कि हम लोग संसद पढ़ रहे हैं, अगर मुझे लगेगा तो मैं घुस जाऊंगा थोड़ा अंदर के लिए, बता दूंगा आपको कि कैसे कैसे प्रोसेस होती है, कैसे करके पूछा। समय लग रहा होगा तो देख लेंगे। और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं भी थोड़ा सा 7:44 में, टाइम देख लूँगा कि ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो अभी हम समझ लेते हैं कि प्रश्नकाल एक्चुअली में क्या है। तो इसमें देखो, प्रश्नकाल में तो पता ही है, एक तरह के प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई उत्तर देगा, ये तो होगा ही होगा। तो प्रश्नकाल में मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मंत्री सरकार में होते हैं, और जो मंत्री गैर सरकारी सदस्य ही पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अमूमन प्रश्नकाल में मंत्री से ही पूछे जाते हैं प्रश्न, वो भी हम समझेंगे गैर सरकारी सदस्य वाले क्या मामला है। लेकिन मंत्रियों से प्रश्न पूछी जाती है, मंत्रियों को जवाबदेही देनी पड़ती है, उत्तर देना पड़ता है, और अगर संबंधित नीति में कोई खामी होती है वो सब चीज़ देखी होती है, तो सरकार की पता लगता है कि सरकार कहाँ क्या काम कर रही है। तो अमूमन विपक्ष पूछता है सरकार से प्रश्न, यानी कि मंत्रियों से, जो भी उनके मंत्रालय हैं उनसे पूछता है प्रश्न, और वो उनके जवाब देते हैं, लिखित भी होते हैं, मौखिक भी होते हैं। कैसे क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो अब देखते हैं प्रश्नकाल क्या है। तो इतना तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि पहला घंटा अमूमन जो होता है, पहला घंटा यानी 11 से 12 बजे तक का वो प्रश्नकाल होता है। और यहाँ हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है, 6 बजे तक पहुँचा। राज्यसभा में क्या हुआ था, राज्यसभा में 2014 के बाद से, तो 2014 के बाद से राज्यसभा में पहला सत्र लगा कि उसमें क्या लगा कि पहला घंटा उन्होंने कर दिया शून्यकाल और दूसरा घंटा कर दिया प्रश्नकाल, ठीक है। तो राज्यसभा में थोड़ा चेंज कर दिया गया। राज्यसभा में पहला घंटा क्या हो गया, शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है ये भी हम समझेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगली वाली क्लास में समझेंगे, इस बारी क्लास में शायद लंबा हो जाए। और प्रश्नकाल क्या होता है, तो प्रश्नकाल हम समझ लेते हैं। तो लोकसभा में ध्यान रखना, पहला प्रश्नकाल ही होगा, उसके बाद शून्यकाल होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी। अच्छा, तो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों में देखो ऐसा होता है, थोड़ा सा समझ ही ले रहे हैं कि वरना तो मज़ा नहीं आएगा। प्रश्न अगर, बाकी मैं एक बीच में शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि कभी कोई सर्च मारेगा कि प्रश्नकाल क्या, तो फटाफट मिल जाएगा। तारांकित सूचना ऐसे 4-5 मिल जाएंगे, 10 मिनट के 5 मिनट के आसपास एक वीडियो में कोशिश करूँगा बना दूँ, मैं शॉर्ट में पढ़ा के दिखाऊँगा आपको। और लॉन्ग में तो हम लोग चल ही रहे हैं, क्योंकि जैसे देखो, किसी को प्रश्न पूछना है, किसी भी सदस्य को, किसी रेल मंत्री से पूछना है, रेल के बारे में कोई प्रश्न पूछना है, कि उनकी योजनाओं के बारे में पूछना है, तो दिक्कत हो रही है।
तो उसमें वो क्या है कि वो अध्यक्ष के पास एक तरीके होता है ना, उसमें अध्यक्ष के पास एक सचिवालय बना हुआ है, पूरा लोक सचिव, वहाँ पे लोकसभा के सचिव बैठे हुए हैं, तो सचिवालय में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनके पास यानी अध्यक्ष की अनुमति से उनके पास पहुँचता है प्रश्न। और ये 15 दिन पहले आपको मतलब सूची देनी पड़ती है, 15 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता है। तो 15 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता है कि मुझे ये प्रश्न पूछना है, यानी कि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो 15 दिन, यानी आज भी पूछना है तो अल्प सूचना तो उसमें है, लेकिन आप जनरली अभी सामान्य तौर पे हम समझते हैं कि किसी को प्रश्न पूछना है, और ये भी आपको पता है कि कोई प्रश्न कौन विपक्षी वाला पूछेगा और मंत्री से। एक ये है हम समझ लेते हैं, तो ये क्या है गैर सरकारी सदस्य से ही पूछ लेते हैं, वो हम भी समझेंगे। लेकिन अभी इतना मान के चलें कि मंत्री से पूछना है, अब चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे कानून मंत्री हो, चाहे कोई अलग मंत्री हो, उससे कोई प्रश्न पूछना है और वो मंत्री लिखित या मौखिक कैसा जवाब देंगे वो भी हम समझेंगे। तो क्या है, पहले जिसको प्रश्न पूछना है वो 15 दिन पहले वहाँ पे जाएगा और अपना नाम, मतलब एक तरह शीर्षक जो भी होगा प्रश्न का उसमें अपना नाम भी लिखा होगा, और जिस मंत्री से पूछना है उसका सरकारी पदनाम क्या है वो लिखा होगा, ठीक, और किस मंत्रालय से वो सब चीज़ें लिखी होंगी और क्या प्रश्न होगा वो लिखा होगा। एक चीज़ जो मैं अभी बता दूं कि प्रश्न 150 शब्दों से अधिक ना हो, ठीक है, जो यूपीएससी वगैरह पीसीएस वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो कुछ, तो उसे पता है आंसर लिखना होता है 150 शब्दों में, है ना, 2 शब्दों में, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन भी इनको 150 शब्दों से ज़्यादा ना हो, तो प्रश्न पूछा ये लिखा है नॉट अलाउड प्रश्न, तो 150 शब्दों से ज़्यादा प्रश्न वाला कई बार अलाउ नहीं करते हैं अध्यक्ष, ज़्यादा लंबा, वो कहते हैं संक्षिप्त में प्रश्न पूछो, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, ऐसा पूछते हैं, क्योंकि 1 घंटा तो बड़ी जल्दी निकल जाता है, तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ले लिए जाएँ, ऐसी कोशिश करते हैं वो। तो प्रश्न 15 दिन पहले उनके पास जाता है। ऐसे सब सदस्य जो होते हैं अलग अलग जिनको प्रश्न पूछना होता है वो पहुँचते हैं, और किस तारीख को आपने किस मंत्री से पूछना है आपको प्रश्न वो आपको लिखा होगा, और किस तारीख को लिखवाना है। जैसे आज तारीख मान लीजिए कितनी है, 12 हो गई, आज 12 तारीख है, तो 12 तारीख अगर आ जाए तो 12 तारीख से अगर आज तो 15 दिन पहले तो क्या ना होगा, नहीं आज ही जाएंगे तो आज के 15 दिन बाद ही निकल के आएगा, फिर किस तारीख में मुझे लेना है तो वो तारीख में डिसाइड कर लूँगा कि मैं ऐसे कह दूँ कि 1 दिसंबर में आसपास में पूछूँ या 2 दिसंबर के आसपास पूछूँ, तो ऐसे मैं कह दूँगा इस तारीख में मेरा क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं तब पूछना चाह रहा हूँ, तो उस तिथि में मैं जिसमें तिथि बताऊँगा उस तिथि में रखा जाएगा क्वेश्चन। अल्प सूचना वाले में थोड़ा सा एक है अपवाद वगैरह कि वो मंत्री से ही पूछा जाता है कि भैया आप इसका उत्तर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, अभी हालत है आपकी नहीं है। तो अभी समझे नॉर्मल वाले प्रश्न को, तो वो प्रश्न की अपना पदनाम वगैरह सरकारी पदनाम मंत्रालय का और अपना नाम शीर्षक वगैरह सब कुछ देके और किस स्थिति में उसको प्रश्न पूछवाना है उस प्रश्न को लिख के सबमिट करेंगे, ठीक है। ऐसे करके सारे सदस्य लिख के सबमिट करेंगे, फिर वही सचिवालय उनका पूरा सब काम करता है, एक जैसे प्रश्न देखता है कि एक जैसे किसने पूछे हैं, इनके एक जैसे लग रहे हैं तो उनको एक जगह बैलेट कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है, ठीक है। किन के प्रश्न ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, जिनके ज़्यादा ज़रूरी प्रश्न होते हैं, ठीक है, तो उनको किसी को स्टार कर दिया जाता है, जैसे तारांकित प्रश्न बोलते हैं, यानी कि उस पर स्टार बना हुआ होता है उन प्रश्नों पे, यानी कि एस्ट्रिक जैसा चिन्ह ऐसे बना होता है, ये एस्ट्रिक होता है ना ये वाला, तो ये स्टार बना होता है, जिनको जो महत्वपूर्ण जो ये अध्यक्ष डिसाइड करेंगे कौन स्टार्ड क्वेश्चन होंगे कौन अनस्टार्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जो अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं उन पे भी स्टार्ड बना होता है, लेकिन हम पहले नॉर्मल वाले को समझ लेते हैं, अल्प सूचना और चौथे वाले पे हम आएंगे बाद में। तो ऐसे करके जो एक जैसे प्रश्न होते हैं उनको सबको मिला जुला के एक जैसा बना लिया था, बैलेट बना लिया, उस पर स्टार्ट क्वेश्चन वाले बन जाते हैं। और जो बिल्कुल एक जैसे प्रश्न है तो किसी मंत्री, और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला मामला है जो पहले आता है उसके नाम से वो प्रश्न चलता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले आया, उसने कोई प्रश्न पूछा तो वो उसके नाम से दर्ज हो गया, फिर बाद में बाकी लोग मंत्री ने कोई सदस्य आया उसने कोई प्रश्न पूछा तो उसके नाम से वो दर्ज हो गया, बाद में और लोग वैसा ही क्वेश्चन सिमिलर लेके आए तो वो नाम तो उसी के रहेगा जो पहले आया था, बाकी ये लोग भी पूछ सकते हैं उस पर प्रश्न, ठीक है। पूरक प्रश्न क्या होता है वो भी हम समझेंगे, लेकिन ऐसे समझ में आया कि क्वेश्चन दर्ज कराने का तरीका ये। बाकी फिर बाद में ये सब प्रोसेसिंग होती है कि मतलब जब वो प्रश्न आ जाते हैं उनके पास तो सबको इकट्ठा कर लेते हैं, अलग बात है। फिर उसके बाद सचिवालय का अपना काम चलता है कि वो प्रश्नों को सबको देखते हैं, चेक करते हैं कि इनमें प्रश्न में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, मतलब ये नॉट अलाउड वाले प्रश्न, यानी कि नॉट अलाउड जो हैं कि मैंने इसलिए प्रश्न ऐसे लिख रखा है कि नॉट अलाउड क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन जाके थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे हेडिंग, जिससे आपको समझ आए कि कौन से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, तो वही सचिवालय फिर वहाँ पे देखता है सब कुछ
कि कौन कौन से प्रश्न नहीं जो पूछे जाते हैं। ऐसा तो कुछ लिख के नहीं लिया है यहाँ पर। तो जैसे क्या, जैसे कोई प्रश्न ऐसा हो जिसका उत्तर कहीं ना कहीं लिखा हो, कोई कानून की प्रक्रिया निकल गई हो, कोई ग्रंथ हो वो उपलब्ध हो, कहीं ना कहीं वो दस्तावेज ऐसा है, कानूनी दस्तावेज हो चाहे कोई ग्रंथ हो, कहीं भी उसका उत्तर लिखा है। ठीक, तो जब उत्तर उसका लिखा हुआ है तो आप उसको प्रश्न पूछ रहे हो, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, वो सब सचिवालय काम देख रहा है। यानी प्रश्न पहले आते हैं, पहले सबके ले लिए जाते हैं, ले लो सबके धड़ल्ले से ले लो, उसके बाद में ये नहीं कहते जिस दिन लेके आया था उसी दिन नहीं देखते, चल लेके आए सबको इकट्ठा कर लिए जिसके एक जैसे लग रहा है। अब सचिवालय का काम चालू होता है। सचिवालय देखता है कि सब में किसमें कौन का क्या क्या लिखा है, क्या क्या पूछा है। तो इनमें से ऐसी कोई खामियाँ नज़र आती है कि जैसे मान लो कि पहले से उत्तर कहीं पे है लिखा हुआ, तो उसको प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जाता है, उसको कह दिया जाता है कि ये प्रश्न स्वीकार नहीं है आपका। ठीक है, उसको मना कर दिया जाता है। न्यायालय, जैसे न्यायालय है, कोई कानूनी निकाय है या कोई अर्ध न्यायिक संस्था है, कोई भी ऐसी संस्था बनी जिसमें अर्ध न्यायिक संस्था या न्यायालय कानूनी निकाय, उसमें वो मुद्दा जिससे संबंधित प्रश्न पूछेगा उसमें वो मुद्दा विचाराधीन अगर चल रहा है, यानी कि समझ में, यानी जो प्रश्न पूछा है वो मुद्दा अगर न्यायालय में या अर्ध न्यायिक संस्था कोई है या फिर मान ली कानूनी निकाय है कोई, उसमें वो मुद्दा विचाराधीन है, तो वैसा प्रश्न अगर उसने पूछ लिया तो अभी अलाउ नहीं, क्योंकि पहले भाई वो डिसाइड कर लें उसके बाद, क्योंकि वो भी एक शक्ति पृथक्करण वाला रूल है तो उनको करने देंगे। और 150 से अधिक वाली बात तो कर ही ली, अगर 150 से अधिक होगा तो कई मामलों में उसको मना कर दिया जाता है। ये अध्यक्ष के ऊपर है कि कौन सा क्वेश्चन स्वीकार करना है नहीं करना है, पूर्णतः अध्यक्ष के ऊपर है। लेकिन अमूमन जो आम सामान्यतः बात है वो है कि अध्यक्ष कहते हैं कि ठीक है 150 से अगर 2-5 शब्द ज़्यादा हैं, 160 हैं, अध्यक्ष कहते अलाउ कर दे तो हो सकता है, अलाउ हो सकता है, तो अध्यक्ष के ऊपर है। लेकिन जो उनकी संसद की नियमावली के हिसाब से वो ऐसी चीज़ें हैं। फिर क्या है, किसी प्रश्न में मांगोनी तर्क है, अनुमान है या मानहानि वाला कथन है, कि तर्क के साथ चल रहा है, तर्क लगा हुआ, लॉजिक वगैरह, फैक्ट वगैरह बात नहीं कर रहा है, तथ्य वगैरह पे, तो तथ्य वगैरह पे बात होगा। अनुमान वगैरह लगाओगे, तर्क से लगोगे, ऐसा कुछ नहीं, या फिर मानहानि वाली कोई बात होगी, ऐसा किसी प्रश्न में नज़र आता है तो उस प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सचिवालय चेक कर रहा है। पहले उस सदस्य ने प्रश्न दे दिए, सब लोगों ने अपने अपने दे दिए, उसके बाद ऐसे चेकिंग चल रही है तो हटा दिया जाएगा। और फिर मान लो कोई जैसे शासकीय जो उनका पद है या फिर जो उनकी शासकीय हैसियत है मंत्रियों की, जो मतलब पब्लिक प्रोफाइल है, उसमें देखो, पर्सनल में मत जाओ, यानी कि पब्लिक प्रोफाइल को छोड़ के उनकी जो शासकीय पद है, यानी कि जो मंत्री पद वो धारण करे हो, उसके बारे में उन्होंने कोई गलत काम करा तो आप उसके प्रश्न में वो चीज़ होगी तो अलाउज करेंगे। लेकिन अगर उनके चरित्र पर और उनके आचरण पर कोई बात उठाई होगी प्रश्न में तो वो काट दी जाएगी, तो उसमें प्रश्न को मना कर दिया जाएगा। यानी कि जो पद धारण करे हुए मंत्री पद का, यानी कि जो पब्लिक प्रोफाइल उनकी बनी हुई है, उसके ऊपर तो आप क्वेश्चन उठा सकते हो, लेकिन उसके पर्सनल में, उसके बाहर के बैकग्राउंड में जाके आपने कोई प्रश्न नहीं उठाना है। अगर आप ऐसे उठाएंगे प्रश्न तो आपको वो प्रश्न स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, ये संसद चेक कर रहे, वो सचिवालय चेक कर रहा है। फिर सरकार से संबंध अगर नहीं है प्रश्न, सरकार से संबंध आपका प्रश्न नहीं, भारत की जो सरकार है उससे संबंधित प्रश्न नहीं है अगर, तो वो प्रश्न को स्वीकार नहीं कराया जाएगा। यानी कि आप सरकार से क्वेश्चन पूछे तो सरकार से रिलेटेड पूछो ना, किसी और से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा क्यों पूछो, ये थोड़ा ना अपने कोई एग्जाम का मैथ का क्वेश्चन उठा लाए। तो सरकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे, सरकार से पूछ रहे हो तो सरकार से संबंधित क्वेश्चन पूछना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो सरकार से संबंधित नहीं तो वो प्रश्न को हटा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी छोटी मोटी बातें होती हैं, दिन प्रतिदिन की बात जो होती है उन पर भी तेली प्रश्न नहीं बनने देते हैं वो लोग, कि अगर ऐसा कोई प्रश्न लिया है, आज कोई बात होगी अचानक से ज़रा देर में, कल को हो सकता है उसको सुधारा जा सके, तो तेली उस वाली बात पे किसी कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। तो इसलिए छोटी मोटी बात पर या फिर दिन प्रतिदिन की कोई बात चल रही हो उस पर कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। उसके अलावा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि कोई मैत्रीपूर्ण अगर देश है, एक दो और लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो, मज़ा आ रहा हो तो। जैसे मतलब कोई पूछ बैठे तो जैसे मैत्रीपूर्ण देश, मित्रता वाले देश है ना, मैत्री देश, तो मैत्री देश के बारे में कोई अभिनयपूर्ण बात नहीं कह सकते आप उस प्रश्न में। ठीक, जैसे समझौते में अच्छे चल रहे हैं तो अभिनयपूर्ण मैत्री देश के बारे में उल्टा सुल्टा ना हो, यानी कि अभिनयपूर्ण बात ना हो। उसके अलावा जैसे कि आप कह सकते हो कि ये तो हो गया, जैसे न्यायालय वाला हो गया, और एक मुद्दा जैसे ऐसा प्रश्न जिसका मान लो समाधान, ऐसा प्रश्न जिसका समाधान उत्तर में देना संभव नहीं है, जैसे उत्तर ऐसे बोल के लिखित में दे रहा तो उसका उत्तर की सीमा में, उसकी सीमा ज़्यादा अधिक निकल जाएगी, तो उत्तर की सीमा एक बनी हुई, जैसे प्रश्न की एक सीमा 150 से अधिक, ऐसे उत्तर की सीमा ही बांध रखी है। हालांकि उत्तर को टाइम बढ़ा देते आगे,
लेकिन उत्तर की सीमा जो बाहर निकल रहा है तो ऐसा प्रश्न जिसका समाधान उत्तर की सीमा में संभव नहीं है तो वो, तो ऐसे करके ये चेक करते हैं। अगर ऐसा कोई प्रश्न होगा तो इनमें कोई फंस रहा होगा तो उसको हटा देते हैं। फिर मेनली बात करी जाती है प्रश्न क्या हो, लोक महत्व के बारे में हो, यानी कि अलाव कौन सा करा जाएगा, जो लोक महत्व के बारे में होगा उनका, ठीक है। यानी कि लोग पब्लिक के बारे में जो बात करेंगे ज़्यादातर लोक महत्व के बारे में होगा उसको अलाउ करेंगे, बाकी सब नॉट अलाउड एक तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो प्रक्रिया ऐसे चली, उनने प्रश्न दिए, सचिवालय ने सब कुछ चेकिंग करी, उसके बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उनके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में रखा जाता है, सचिवालय के सब कुछ रखा जाता है। फिर सचिवालय बीच बीच में एक एक पर्ची पकड़ाते रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, मतलब पकड़ाते किसको रहते हैं, सचिवालय नीचे बना होता है, वो अध्यक्ष को ऊपर संग में खड़े होते हैं, ठीक, उनको पकड़ाते रहते हैं, वो अध्यक्ष के सामने रखते हैं, तो पढ़ते रहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके, और नाम लिखा होता है किनने पूछा है, किनका प्रश्न है वो, ऐसे करके। तो प्रक्रिया है वो भी समझेंगे भी क्या है। तो ये सॉफ्टवेयर में रीड हो जाएगा जो क्वेश्चन आ गए। उसके बाद में फिर उसमें उन क्वेश्चंस को छटनी होती है, बैलेट बनते हैं अलग से, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन कौन से और कौन से अल्प सूचना वाले, ऐसे बनती है। तो जो क्वेश्चन पेपर जो मतलब क्वेश्चन बने एक तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पेपर ही कह सकते हैं, एक प्रश्नों की सूची बनती है, तो एक प्रश्नों की सूची बनेगी, तो जो ग्रीन पेपर ऐसे होगा, ग्रीन कलर से बनेंगे, ठीक है। ये वाले क्या बनेंगे, ग्रीन कलर से स्टार, उन पे स्टार बना हुआ होगा, जनरली ग्रीन में रखते हैं ऐसे करके। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे लिखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखे होंगे, ठीक है। मैक्सिमम कितने, 20 प्रश्न, स्टार्ट क्वेश्चन कितने, 20 प्रश्न की संख्या, यानी कि ये कहाँ लिख दूँ मैं, तारांकित क्या, 20 प्रश्न हो सकते हैं एक दिन में। तो ऐसा कि अगर 20 होंगे तो मैक्सिमम 20, अगर 10 होंगे तो 10, ठीक है, ऐसे मान लो। जितने कम होंगे कम तो हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम 20 हो सकते हैं। और अतारांकित कितने हो सकते हैं, 230, 230। तो ऐसे करके एक लिस्ट बनेगी तारांकित की, एक लिस्ट बनेगी अतारांकित की, ऐसे प्रश्नों की सूची बनेगी, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कितने 230 हो जाएंगे। और ये लगभग सफ़ेद कलर में होता है, ठीक है, सफ़ेद कलर का कागज़ होता है, कौन सा, दूसरा वाला लिख रहा हूँ मैं, सफ़ेद। और इसको क्या है, अल्प सूचना वाला हल्का गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी रंग होता है इस कागज़ का, ठीक है। तो ये मैंने लिखा ग्रीन यानी हरा रंग, ये लिखा सफ़ेद रंग, ये लिखा हल्का गुलाबी रंग। तो ऐसे प्रश्न जब उनके पास आते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें से देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न स्टार्ट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है वो हम समझ रहे हैं अभी। तो ऐसे करके छाटा उस प्रश्न को, पहले चेक कराई, ये सब ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं निकला, तो उनको कलेक्ट करा, उसमें से निकाले स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो अध्यक्ष बताएंगे ये स्टार्ट क्वेश्चन में रख सकते हैं। और स्टार्ट क्वेश्चन हो गया, ऐसी प्रश्नों की सूची बन जाएगी, वो हल्का ग्रीन होगा कलर से, ठीक है, वो पेपर ऐसा होगा, उसमें एक स्टार बना होगा उस पेपर पे। फिर एक सफ़ेद कागज़ बना होता है प्रश्नों की सूची, उसमें अधिकतम 230 हो सकते हैं और पहले वाले में 220 हो सकते हैं। तो 230 अधिकतम होंगे, वो सफ़ेद कागज़ होगा, ठीक। और बाकी एक होंगे अल्प सूचना के प्रश्न, जो बहुत ज़रूरी हैं, जो शुरुआत में जब सदस्य जाते हैं ना, कि 15 दिन पहले की जो बात होती है, तो 15 दिन पहले की बात है, लेकिन अब आज वो प्रश्न लेके आए, वो कहेंगे कि मुझे 4 दिन से 7-8 दिन बाद पूछना है, तो कहेंगे आपको तो 15 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था हमें, आप 7-8 दिन बाद कैसे पूछ सकते हैं। तो उनसे कहा जाता है कि सर ये अल्प सूचना का प्रश्न है, और अल्प सूचना मतलब शॉर्ट नोटिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट नोटिस, बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें आपके प्रश्न पूछना है, जल्दी जल्दी पूछना है और ये ज़रूरी है, ठीक। तो उसमें बताया जाता है, तो अध्यक्ष को ये सेटिस्फाई हो जाए कि लग जाए कि हाँ सही में ज़रूरी है, ज़रूरी पूछा जाना चाहिए, तो अध्यक्ष उसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज़ और कोई अलाउ नहीं करेगा। तो और वो कारण बताना पड़ेगा उस सदस्य को कि क्यों ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी क्यों है। तो 15 दिन का नोटिस देना चाहिए पहले, लेकिन 5 दिन के अंदर अंदर आप 10 दिन के अंदर के आसपास नोटिस, बल्कि इसमें 10 दिन के अंदर अंदर बात करते हैं, तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये पूछ सकते हैं, बल्कि इसमें 15 दिन का पहले नोटिस देना होता है इन प्रश्नों में, तारांकित अतारांकित वाले में। तो अल्प सूचना वाले को 10 दिन से कम में आप नोटिस दे सकते हो, और ये अध्यक्ष के ऊपर पूर्णतः डिसाइड है कि अध्यक्ष कह देगा ठीक है ये शॉर्ट नोटिस वाला है, और शॉर्ट नोटिस पे भी स्टार बना होता है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट नोटिस पे भी स्टार बना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये शॉर्ट नोटिस पे भी स्टार बना होगा, और तारांकित वाले पे तो बना ही होगा स्टार, ठीक। तो अल्प सूचना मौखिक प्रश्न ही हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है हमें कि अल्प सूचना वाले में जो मंत्री आएगा, जो सदस्य आएगा प्रश्न लेके, उसमें एक्चुअली कॉल आ गई थी, तो जो सदस्य प्रश्न लेके आएगा, तो अल्प सूचना वाले में मंत्री से यहाँ पर तो क्या है दर्ज हो जाएगा कि भाई ये स्टार्ट क्वेश्चन हो गया, स्टार्ट क्वेश्चन। अल्प सूचना वाले प्रश्न में क्या होगा
मंत्री से पूछा जाएगा पहले, क्योंकि ये लेके आए हैं और इन्होंने कारण तो बता दिया और अध्यक्ष को लग रहा है कि ये तो ज़रूरी का, ये तो बहुत मुद्दा ज़रूरी है, इसका प्रश्न पूछा जाना चाहिए। लेकिन क्या है कि फिर वो तो कम समय दिया है, 15 दिन का नोटिस का मामला यही होता है कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए उनको, मंत्रियों को भी, क्योंकि भाई उनको उत्तर तैयार देना है। कोई कुछ अचानक से प्रश्न पूछेगा तो उनसे उत्तर उनके पास कहाँ से आ जाएगा, तो वो भी उत्तर निकालने के लिए समय निकालेंगे, उनको भी समय चाहिए। तो लगभग मान के चलिए 15 दिन के आसपास का नोटिस इनको देना पड़ता है अध्यक्ष जी को, संसद को, कि भाई हम ऐसा क्वेश्चन इस तारीख में उठाना चाह रहे हैं, और वो अलाउ करते हैं। और लगभग जिस दिन क्वेश्चन पूछा जाना उससे 5 दिन पूर्व, 5 दिन पहले मंत्रियों को पहुंच जाता है सब कुछ कि आप भाई इन पे तैयार कर लें, आपके पास इन पे क्वेश्चन आएंगे। संसद को अपनी कार्रवाई करनी होती है। संसद में ऐसा नहीं है कि आज बैठे आज सोच रहे हैं कि क्या काम करना है, क्या काम करना है। उनके काम पहले ही डिसाइड होते हैं, कई दिनों पहले के ही, ठीक है, यानी कि कई दिनों बाद के, मतलब अगले, मतलब आज के 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद क्या करना है वो सब पहले से डिसाइड है। तो बीच में कोई प्रोसेस, बीच में व्यवधान नहीं पड़ सकता। बाकी हम देखेंगे एक काम रोको प्रस्ताव आता है तो उसमें काम रोकना पड़ता है, तो इसलिए 15 दिन पहले बता देते तो संसद का सब कुछ डिसाइड होता है कि पहले क्या क्या होना है, ठीक है, ये सब कुछ होना, उस प्रोसेस चल रही होती है। तो ऐसे ही उनको भी अपने कामकाज में पहले ही आपको ध्यान दिखाना होता है कि आप आज प्रश्न पूछोगे तो लगभग 15 दिन पहले बता दो, क्योंकि हमारा सब प्रोसेस सेट रहता है कि हमें आगे तक क्या करना है, हमारा सब डिसाइड है अगले दिनों में। यानी संसद को आज पता है कि कल हमें क्या करना है और अगले दिन क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, उन्हें पहले से ही पता है, सब वो लिखित तौर पे कि सर इस दिन ये होना है, इस दिन ये होना है। तो इसलिए 15 दिन पहले आपको नोटिस देना है कि आपको इस दिन प्रश्न पूछना है, तो वो डाल देंगे हाँ इस तारीख में अब इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि आज संसद को पता होगा कि 15 दिन बाद ये सदस्य इस मंत्री से ये प्रश्न पूछ रहे होंगे, तो ऐसा पता होगा उनको। तो इसलिए संसद की पूरी कार्रवाई होती है, उनको भी इसलिए पहले नोटिस चाहिए होता है और मंत्री को भी चाहिए होता है कि मंत्री से प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसे भी पहले बता दिया जाए कि भाई हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमें उसका प्रश्न मालूम, ताकि हम उसका उत्तर तैयार कर लें। भाई संसद में अगर खाली हमसे उत्तर प्रश्न पूछ लिया जाएगा अचानक से और हम उल जलूल को उत्तर दे दें तो वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि झूठ उस टाइम बोला नहीं जाएगा, और हमारे पास अगर ठीक से फैक्ट नहीं हुए तो वह मना कर दिया जाएगा कि अभी मेरे पास ठीक से फैक्ट नहीं है, मैं देख के बताऊँगा, तो फिर मज़ा ही क्या आएगा प्रश्नकाल का फिर ऐसे। तो इसीलिए, और जो जनता देख रही होगी दर्शक दीर्घा में या सब कुछ में, तो उनको भी मज़ा नहीं आएगा कि अरे उन्होंने पूछा प्रश्न, उन्होंने कह दिया मैं बाद में बताऊँगा। तो इसीलिए कि ये होता है कि जब पूछे प्रश्न तो उत्तर उनके पास तैयार हो, तो दर्शक दीर्घा में भी दर्शक को पता लगेगा, जनता को भी पता लगेगा डायरेक्टली कि हमारे जो मंत्री हैं वो हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, उनकी नीतियाँ कैसी चल रही हैं, तो ये सब होता है। तो इसीलिए उनको भी लगभग 5 दिन पहले, जिस दिन प्रश्न पूछा जाना उस दिन 5 दिन पहले मंत्रियों को भी बता दिया था भाई आपके पास ये क्वेश्चन है और ये स्टार क्वेश्चन है और ये अनस्टार क्वेश्चन है, ये सूचना वाला क्वेश्चन, तो वैसे बता देते क्या क्या है। ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं ये क्या है स्टार, तो आपको समझ में आ गया होगा कि उनने पहले प्रश्न दिए, ये सब चीज़ हुआ। तो ये आ जाते हैं अल्प सूचना वाले में। क्या है कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो आता है व्यक्ति सदस्य क्वेश्चन लेके, और अध्यक्ष कहता है कि मुझे पूछना है। अध्यक्ष कारण जानते हैं कि क्यों ये अल्प सूचना में हम डालें इसको, वरना आपको 15 दिन पहले आना चाहिए, तो कारण बता देते हैं। अध्यक्ष को लगता भी है, तब भी अध्यक्ष एक मंत्री से एक बार पूछते हैं कि जिस मंत्री से उसे क्वेश्चन पूछना है अल्प सूचना वाला, तो मंत्री से पूछा जा सकता है कि इस तारीख में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और आपके पास दिन कम है, अल्प सूचना वाला प्रश्न है, तो क्या आप ये उत्तर दे पाएंगे इसका इस दिन। तो अगर मंत्री मना कर देंगे कि नहीं मैं इस तारीख में ये उत्तर देने में सक्षम नहीं हूँ, तो उसका ये प्रश्न नहीं स्वीकार करा जाएगा। लेकिन मंत्री कह देंगे अगर हाँ ठीक है, और अध्यक्ष भी कह देते हैं कि सर ज़रूरी है, इस पर आप कुछ ना कुछ तैयार कर लीजिए, तो मंत्री वो तैयार कर लेते हैं। और ये मंत्री से पहले पूछा जाता है, ठीक है, इनमें नहीं पूछा जाएगा कि आपको देना है या नहीं देना है, इसमें पूछ लिया जाता है कि शॉर्ट नोटिस पर क्वेश्चन कुछ पूछना है और मंत्री तैयारी कर नहीं पाए, तो इसलिए मंत्री को तैयारी करने के लिए उनसे कहा जाता है कि सर आपसे ये अल्प सूचना वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इस पर मतलब इसको दे पाएंगे उसका उत्तर और इस दिन दे पाएंगे, तो ऐसे करके पूछा जाता है। तो स्थिति पूछी जाती है और ये प्रश्न पूछा जाता है, वो कह देंगे नहीं और यहाँ, तो उस हिसाब से उसका निर्णय होता है कि अल्प सूचना वाले में आपको समझ में आ गया होगा। तारांकित अब होता क्या है कि अगर इनमें से कुछ लिस्ट बना दी, जो ग्रीन पेपर की लिस्ट बना दी, इसमें जो अधिकतम 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका उत्तर जो है मौखिक देना होता है, यानी कि मौखिक होगा उत्तर, और पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब यानी कि तारांकित जिस प्रश्न पे स्टार बन गया, तो उस प्रश्न पे क्या है, यानी कि वो प्रश्न अब उनसे पूछा तो जाएगा मंत्री से
कि मंत्री जी बताइए आपके जो इलाके में ये आपने जो नीति चला रखी है, इस नीति से कितने लोगों को अब तक फ़ायदा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन मान ली पूछ लिया। अब मंत्री जी उसका मौखिक तौर पर खड़े होकर उत्तर देंगे, कोई बोल के उत्तर देंगे, बता के कि मैं सदन को ये बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि अब तक इस नीति आपसे चालू हुई तो अब तक इतने लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं और हमारे इस क्षेत्र में अभी काम चल रहे हैं, ऐसा कुछ उत्तर देंगे। और ये उन्होंने मौखिक उत्तर दे दिया। अब मौखिक उत्तर देने के बाद अगर उसमें जो सदस्य ने क्वेश्चन पूछा उसको लगता है कि उत्तर से एक प्रश्न और निकल आया तो पूछ लेता है, अच्छा तो आपने अब तो फिर अध्यक्ष जी कहेंगे कि माननीय सदस्य जी आप कुछ पूछिए, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए उनकी अनुमति दी जाएगी। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा जो आपने अभी उत्तर माननीय जो मंत्री जी ने उत्तर दिया उस उत्तर में मुझे ये लग रहा है कि अब इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो वो अगले पूछ सकते हैं। ऐसे करके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोलते हैं। पूरा क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन पूछा, उनने उत्तर दिया, उत्तर के बाद फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक, ऐसे करके होता है। और एक सदस्य, ये ध्यान रखें कि एक सदस्य को लगभग ऐसा 5 प्रश्न मान के चलते हैं कि एक सदस्य एक दिन में 5 प्रश्न पूछ सकता है। 5 प्रश्न में उसका एक तो प्रश्न हो सकता है स्टार वाला, बाकी 4 प्रश्न वही अनस्टार वाले होंगे, ठीक है, यानी कि लिखित उत्तर वाला मामला है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। और एक प्रश्न जो मतलब एक सदस्य क्या होगा, एक स्टार क्वेश्चन तो पूछेगा, यानी कि पूछेगा, उसके बाद में पूरक प्रश्न भी 1 या 2 मैक्सिमम दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 देंगे उसको। बाकी और सदस्यों से भी कह सकते हैं किसी और को पूरक प्रश्न पूछना है मंत्री जी से, अगर पर्याप्त समय है तो। ये अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करेगा। वरना अमूमन क्या होता है कि जिसने प्रश्न पूछा उसका उत्तर उसे मिल गया, उसके बाद उसे पूरक प्रश्न एक और पूछना है तो पूछ ले, उसके बाद दूसरे मंत्री का क्वेश्चन दूसरा मंत्री पूछेगा, दूसरा सदस्य पूछेगा जिसका वो सिमिलर क्वेश्चन था। मतलब समझे आप, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन, ये एक मेन क्वेश्चन है, ठीक, इस मेन क्वेश्चन में ये कुछ लिखा हुआ है और ये जो पहला व्यक्ति लेके आया था वो ए व्यक्ति लेके आया था, तो ए के नाम से हो गया ये क्वेश्चन। अब दूसरा व्यक्ति भी तो लेके आया और उसका भी क्वेश्चन लगभग ऐसा था, तो बी और सी और डी और ये 3 सदस्य हैं, 4-5 सदस्य हैं, इन सब का क्वेश्चन ऐसा ही है, तो ए के नाम से तो चलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए व्यक्ति पहले पूछेगा, मंत्री इसका मौखिक उत्तर देंगे। फिर ए व्यक्ति जब पूछ लिया, ए व्यक्ति को पूरक प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि उत्तर के बाद ही प्रश्न पूछेंगे। और उसके बाद में फिर ये बी सी डी जिन्होंने इनके सिमिलर क्वेश्चन थे इनको भी मौका दिया जाएगा, आप भी पूछो मंत्री से क्वेश्चन, तो ये भी मंत्री से पूछेंगे। और ये चल अभी क्वेश्चन नंबर 1 ही रहा है, ठीक है। बाकी उसमें प्रक्रिया होती है कि वो कहते हैं कि सदस्य कहते हैं, पहले अध्यक्ष कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे बोलेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और उसका नाम बोलेंगे जिसका था, तो क्वेश्चन नंबर 1 ए व्यक्ति का, तो ए व्यक्ति का नाम बोल देंगे अध्यक्ष जी, कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ए व्यक्ति, ठीक, या अमुक व्यक्ति। उसके बाद वह व्यक्ति खड़ा होगा, उस व्यक्ति को क्या बोलना है कि क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे बोलना है, नंबर बोलना है, प्रश्न संख्या 1 ऐसे बोलना है। सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे अगर वो, या वो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 अमुक व्यक्ति ए व्यक्ति खड़े हो गए और सीधे को प्रश्न पूछना चालू कर दिया, तो अध्यक्ष टोक देंगे बीच में कि आपको पहले प्रश्न संख्या बोलनी है। तो इसका मतलब क्या है, बड़ा थोड़ा सा कभी का बोरिंग भी लगता है देखते हुए, कि अध्यक्ष पहले कहेंगे प्रश्न संख्या 1 और अमुक व्यक्ति ए। अब अमुक व्यक्ति ए खड़े होंगे, ए व्यक्ति खड़े होंगे, तो वो खड़े होंगे, वो क्या कहेंगे प्रश्न संख्या 1, फिर वो बैठ जाएंगे। तब अध्यक्ष जी फिर कहेंगे कि माननीय मंत्री जी कहेंगे खड़े होके, मतलब जो भी जिनसे प्रश्न पूछा गया है, माननीय मंत्री जी कहेंगे कि उत्तर सदन पर पटल पर दे दिया गया, ऐसे करके मतलब जो लिखित एक टाइम पे वो दे देंगे, सबमिट तो कराएंगे रिकॉर्ड के लिए। तो वो कहेंगे ठीक। अब वो कहेंगे अध्यक्ष जी फिर से कहेंगे माननीय सदस्य, अब वो सदस्य अपना क्वेश्चन बोलेगा कि जबकि जो दे चुका था वो वाला क्वेश्चन पूरा बोलेगा, ऐसे 150 शब्दों के अंदर वाला। उसके बाद अध्यक्ष जी कहेंगे माननीय मंत्री जी, अब अध्यक्ष जी उत्तर देंगे, जो उत्तर वो ऑलरेडी सबमिट करा चुके हैं क्योंकि रिकॉर्ड के तौर पे, अब वो उसको उत्तर देंगे। उत्तर देने के बाद फिर से अमुक व्यक्ति उत्तर दे दिया, तब अध्यक्ष जी अब कहेंगे कि माननीय सदस्य जी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, तब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद माननीय मंत्री जी इस क्वेश्चन का उत्तर वो देंगे एक तरीके से, तो उसके बाद उत्तर देंगे। इनका हो गया वे व्यक्ति का। अब माननीय मंत्री अब कहेंगे, और जो ये माननीय सदस्य इनका नाम लेंगे, बी का नाम अमुक व्यक्ति बी, फिर उनका उत्तर देंगे मंत्री जी, फिर सी खड़े होंगे वो पूछेंगे, फिर डी खड़े होंगे उनका उत्तर, ऐसे चलेगा, ठीक है, जितने लोग होंगे उतना चलेगा। ये ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 चला, फिनिश क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है। फिर अध्यक्ष जी कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और वो जिसके नाम से भी होगा, मान ली वो व्यक्ति आई के नाम से हुआ तो क्वेश्चन नंबर 2 आई का नाम लिया जाएगा और उसके बाद में चालू होगा। और फिर माननीय सदस्य फिर वो आई व्यक्ति खड़े होगा, वो क्या बोलेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन चालू कर देंगे, कई बार नए सदस्य में देगा कि सदस्य लोग नए लोग लोकसभा में पहुँचते हैं, नए सदस्य। अभी आप लोगों से तो उम्मीद करी जा रही है कि आपको ये प्रक्रिया कई बार पता हो, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनको पता हो। जो नेता वहाँ पहुँच रहे हैं संसद में, संसद बन के पहुँच रहे हैं, सदस्य बन के पहुँच रहे हैं, सांसद बन के, उनको भी नहीं पता है कि क्या प्रक्रिया है, कैसे कर बोलना है। हालांकि होता है, नए नए होता है तो उसमें कोई आक्षेप वाली बात नहीं, लेकिन जनरली आपको इतना ही काम है तो आप इतना कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि कई बार कोई कुछ बोल देते हैं तो अध्यक्ष जी उन्हें ध्यान दिलाते हैं कि आपको पहले प्रश्न संख्या बोलनी है। ठीक है, एक बार रोचक मुद्दा था, तो ऐसे करके प्रश्न संख्या बोलो, और इनको नहीं बोलनी है, BCD को नहीं बोलनी है। ये BCD खड़े होकर सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ए ने तो प्रश्न संख्या बोल दी, मंत्री ने उत्तर दे दिया, फिर ए ने पूरक प्रश्न पूछ लिया। अब पूरक प्रश्न पूछने के बाद अब मंत्री वो बैठने कहेंगे और मंत्री जी उत्तर देंगे, मांगेंगे पूरक प्रश्न का, तो मंत्री जी पूरक प्रश्न का उत्तर देने के बाद मंत्री जी बैठ जाएंगे। अब अध्यक्ष जी कहेंगे माननीय सदस्य बी, तो माननीय सदस्य बी खड़े होंगे। अब माननीय सदस्य बी को क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बोलना है, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 तो चल ही रहा है। तो एक बार मैंने देखा तो उसमें क्या था कि बराबर ने कह दिया कि बी से कह दिया, मान लो दूसरे वाले कि क्वेश्चन नंबर तो बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो, उन्होंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1। अध्यक्ष ने बोला आपको क्वेश्चन नंबर नहीं बोलना है, आपको सीधे प्रश्न पूछना है। तो ऐसे करके भी होता है। तो ये चीज़ थोड़ा कई बार रोचक भी लगता है, क्योंकि ये सब गर्मा गर्मी होती है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 चालू हो जाएगा आई व्यक्ति के नाम से, और उसमें जो भी व्यक्ति होंगे अलग अलग, उनके बाद में वो JK बाद में पूछ सकते हैं, JK LM वो बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। तो ऐसे करके ये स्टार क्वेश्चन चलता है और उसका मौखिक उत्तर देना पड़ता है, और मौखिक उत्तर देने के साथ साथ आप उसमें पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जो सदस्य होते हैं वो पूरक प्रश्न यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अनुपूरक भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, तो उससे घबराइएगा मत। अनुपूरक लिखा मिल जाए, पूरक लिखा मिल जाए, या कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, ऐसे करके क्वेश्चन कुछ भी लिखा मिल जाए, बातें की। अतारांकित, जिसमें मतलब ये ग्रीन कलर से हो गया। अब अतारांकित प्रश्न जो होंगे, यानी कि ये अधिकतम 20 प्रश्न होंगे अगर सदन में उस टाइम के 1 घंटे के अंदर। और कई बार होता है कि 20 प्रश्न अगर मान लो मैक्सिमम, तो 20 प्रश्न डिस्कस नहीं हो पाते, 5 ही 4-5 डिस्कस हो पाते हैं। ठीक है, तो फिर वो उसके बाद में रोक दिए जाते हैं। तो ऐसे भी होता है। तो अगर मैक्सिमम 20 प्रश्न लेके चलते हैं कि आज हम 20 प्रश्न हल कर लेंगे, लेकिन हो ही नहीं पाता है। तो 20 प्रश्न हो सकेंगे, तो मान लो 20 प्रश्न हो गए, हम अगर मान के चलते हैं, हालांकि होते नहीं है, 4, 5, 6, 8, 10 हो पाते हैं मैक्सिमम, उसके बाद बंद। अतारांकित वाले में क्या होता है कि वही इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, मंत्री इसमें बड़े सेफ हैं। और इसमें क्या है, जब देखो प्रश्न का जवाब देना होता है या मौखिक उत्तर देना होता है, तो मंत्री को ठीक ठाक बोलना है, कुछ झूठ नहीं बोल सकते, कोई भी हवा हवाई बातें नहीं कर सकते। अभी हम समझेंगे कि इसमें क्या नुकसान है मंत्रियों के लिए यहाँ पर। तो हवा हवाई नहीं कर सकते, बड़े उत्तर देने हैं। तो अतारांकित वाले में समझो, इसमें प्रश्न उनके पास पहले सबमिट 5 दिन पहले आसपास पहुँच जाता है कि भैया ये क्वेश्चन आपको इस दिन पूछा जाएगा, आपको देना, तो उसमें लिखित उत्तर मतलब प्रश्न काल में ही वहाँ पर सबमिट हो चुका होता है कि लिखित में तौर पर उत्तर देना है, कोई पूरक प्रश्न पूछ नहीं सकते। यानी कि जो मंत्री से क्वेश्चन जो पूछा गया था, मंत्री ने उसके फटाफट टाइप करवा के हमने भेज दिया, उत्तर लो, और उसके बाद में कोई एक क्वेश्चन उसका एक उत्तर, कोई पूरक प्रश्न ही नहीं है। तो अतारांकित तो बढ़िया है। और ये डिसाइड कौन करेगा कौन सा प्रश्न तारांकित यानी कि स्टार्ड क्वेश्चन होगा, और कौन सा प्रश्न अतारांकित यानी कि अनस्टार्ड होगा, ये अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये भी बात समझ ली। तीसरा आता है अल्प सूचना वाला, यानी कि जो हल्के गुलाबी रंग से एक पेपर बनेगा, यानी कि 2 पेपर, तो एक प्रश्न सूची होगी, एक प्रश्न सूची होगी। अब एक प्रश्न सूची आप और मान लो, यानी कि ये एक प्रश्न सूची कहाँ बना दो, यहाँ बनाता हूँ ऊपर, तो ये हल्के गुलाबी, इसमें भी ऐसे कर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अल्प सूचना वाले प्रश्न होंगे, तो अल्प सूचना वाले प्रश्न होंगे, ये हमेशा स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, भी ध्यान रखना। इस पर तो स्टार बना ही होगा, तो स्टार बना होगा, इसका मतलब जब स्टार बना है तो उस पर मौखिक उत्तर देना मंत्री को, और उस पर पूरक प्रश्न भी पूछ लिए जाएंगे, और अल्प सूचना वाले प्रश्न है। तो अल्प सूचना वाला प्रश्न ये समझ में आ रही होंगे आपको बात। शॉर्ट नोटिस पे आ जाता है, इसको बस इतना ध्यान रखना है। इसमें क्या है, ये 15 दिन के नोटिस पहले आता है, ये 10 दिन के आसपास कम नोटिस में ऐसे चल जाता है, और अध्यक्ष डिसाइड कर देते हैं कि हाँ ये शॉर्ट नोटिस पे भी पूछ लिया जा सकता है। और अध्यक्ष पहले मंत्री से ही पूछेंगे कि आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है इस दिन को, और मंत्री अगर हाँ कहेंगे तभी पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो बल्कि मंत्री पे समय आएंगे, नहीं मैं इस दिन में नहीं, इस दिन दे सकता हूँ, तो उस दिन दे देंगे। ठीक है, तो मौखिक प्रश्न और मौखिक उत्तर दिया जाएगा, और पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, सेम वाली ये कहानी है। अब चौथा आ जाते हैं गैर सरकारी
मतलब ये तो हो गया अल्प सूचना प्रश्न, ये हो गया अतारांकित प्रश्न, ये हो गया तारांकित प्रश्न, ये हो गया गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। अब सोचो, अभी तक तो हम बात कर रहे थे जो मंत्री हैं उनसे प्रश्न पूछ जाएंगे, क्योंकि भाई उनने नीति बनाई है, कुछ उनका काम चल रहा है तो उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, उनकी जवाबदेही बनती है। लेकिन ये गैर सरकारी सदस्य से क्यों पूछ लेते हैं? कई बार देखो ऐसा होता है ना कि कोई प्राइवेट मेंबर भी कोई बिल लेके आता है, प्राइवेट मेंबर का मतलब गैर सरकारी सदस्य भी, हमने देखा था पीछे गैर सरकारी सदस्य भी बिल लेके आ पाता है। हालांकि अमूमन उसका बिल कई बार तो पास नहीं होता है, उसे पता ही है, लेकिन कहीं किसी कारण से उसका बिल है या उसने कोई विधेयक पे काम करा, किसी वजह से गैर सरकारी सदस्य किसी काम में लिप्त है, तो उसकी वहाँ पे जवाबदेही बनती है उस सदस्य की। तो उस सदस्य की जब जवाबदेही बनती है एक मुद्दे से, पर्टिकुलर मुद्दा कोई भी है, उस मुद्दे से संबंधित एक गैर सरकारी सदस्य की मान लीजिए जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसा माना, अमूमन तो सिर्फ इन्हीं से पूछा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होगा अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो गैर सरकारी सदस्य है, तो उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब उससे प्रश्न पूछा जा सकता है तो वो उत्तर कैसे देगा? वो तो मौखिक भी दे सकता है, लिखित भी दे सकता है, ये उसके पास चॉइस नहीं है। ये वो प्रश्न कैसा है, ये अध्यक्ष ने कह दिया कि गैर सरकारी सदस्य से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो स्टार्ड है, यानी कि तारांकित है, तो उसे मौखिक उत्तर देना पड़ेगा और उसमें पूरक प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा। और अगर अध्यक्ष ने कह दिया कि वो अनस्टार्ड क्वेश्चन है, तो उसको लिखित उत्तर देना पड़ेगा गैर सरकारी सदस्य को, और उसमें पूरक प्रश्न नहीं होगा। तो गैर सरकारी सदस्य को मौखिक हो सकता है, वो लिखित भी हो सकता है। ये गैर सरकारी सदस्य नहीं डिसाइड करेगा कि मौखिक दूंगा या लिखित, ये अध्यक्ष डिसाइड करेंगे कि जो तुमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर वो स्टार कह दिया मैंने तो तुम्हें मौखिक देना पड़ेगा और पूरक प्रश्न भी पूछा जाएगा, और अगर लिखित अनस्टार्ट कर दिया तो फिर लिखित वगैरह, और ये अल्प सूचना वाला भी उसके साथ हो सकता है मामला। ये चीज़ समझ में आ रही होगी अब आपको। ये चार चीज़ें हो गई। अभी आप पूछोगे ये कौन से रंग में होगा, तो रंग में कौन सा, अगर मौखिक वाला मतलब स्टार क्वेश्चन बना हुआ तो इस रंग में रंग दिया जाएगा, और अगर वैसे होगा अतारंग तो सफ़ेद रंग में रंग दिया जाएगा इसके लिए क्वेश्चन, यानी कि इसी में पढ़ा होगा, इन में पढ़ा होगा कि बोले इसमें पढ़ा, इसमें लिखो ना जब पहले नंबर पे लिखा है, यानी कि पहले नंबर का प्रश्न होगा जो, उसमें लिखा होगा कि भैया जो क्वेश्चन नंबर बना मुझे इस मंत्री से पूछना है, तो इन मंत्री से पूछ लिया जाएगा, और स्टार वर्क लिखा होगा। और मान लीजिए ये स्टार वाला क्वेश्चन है तो ये इनका 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस पर लिखा हुआ 11 नंबर पे कि जो क्वेश्चन है और जो कि स्टार्ड है वो क्वेश्चन गैर सरकारी सदस्य से पूछा जाएगा। या फिर लिखा होगा कि जो क्वेश्चन जो 13 नंबर पे लिखा हुआ है किस वाली में, सफ़ेद वाले कागज़ पे, यानी कि अतारंकित है, जो क्वेश्चन जो अनस्टार्ड है जिस पे सितारा नहीं बना हुआ है, वो 13 नंबर का क्वेश्चन गैर सरकारी सदस्य से पूछा जा रहा है, तो ऐसा करके उसमें लिखा होता है, तो वो खड़े होकर उसको जवाबदेही बनती है। अमूमन ऐसा नहीं होता है सामान्यतः, लेकिन जनरली ये सामान्यतः ऐसा ही होता है और ऐसा नहीं चलता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी प्रश्न वाली की, प्रश्नकाल में ऐसे पूछा जाएगा। अब देखो इसमें सीधी बात हम शॉर्ट में पढ़ सकते थे, मैं अगली वीडियो एक शॉर्ट में बना के देखूँगा, तो उसमें देखना आप कि कैसे करके इसको समझा जाता है, उतना भी काम चल जाएगा। लेकिन जो मैंने प्रक्रिया बताई आपको कैसे कैसे होना है, वो चीज़ नहीं। हालाँकि इसका प्रसारण भी होता था, प्रसारण शुरू हो गया, अब तो यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल ही जाता है। पहले में ऑल इंडिया रेडियो वगैरह पे चलता था बहुत चीज़ें, तो सुबह लोकसभा की चलती थी, शाम को ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन, सुबह दूरदर्शन चलाता था वो लोकसभा की, और राज्यसभा की रात में चलाता था 11-12 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर चलती थी राज्यसभा के प्रश्नकाल। फिर अगले दिन सप्ताह में सुबह राज्यसभा का दूरदर्शन पे चलता था, फिर लोकसभा का रात में रेडियो पे पहुंच जाता था। तो पहले ऐसे प्रसारण चलते थे, अब तो यूट्यूब वगैरह आ गया, डायरेक्टली देख सकते हैं हम। तो ये चीज़ हो गई। तो प्रश्नकाल में आपको समझ में आ गया, प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर पूछे जाते हैं। अब देखो उसमें कि सरकार के लिए प्लस माइनस की बात आ जाती है, तो शून्यकाल क्या समझेंगे आगे, ठीक है, भोजन अवकाश क्या ये भी समझेंगे, लेकिन अभी हम चीज़ें समझ लेते हैं प्रश्नकाल के बारे में। तो सरकार के लिए यहाँ पे प्लस की बात आती है, माइनस की बात आती है। जो देखो माइनस की बात होती है वो देश के लिए तो प्लस की बात बनी जाती है, देश के लिए प्लस हो जाता है, हम भी समझेंगे कैसे, ठीक है। तो ये चीज़ समझो, प्लस क्या है, सरकार के लिए प्लस क्या होता है कि सरकार को इससे ये पता लग जाता है कि राष्ट्र की नब्ज पता लग जाती है, नब्ज की पहचान हो जाती है सरकार के लिए, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मुझसे ऐसे पूछा जा रहा है, तो वो भाई जिस एरिया से निकल के आएगा वो सांसद, वो अपने एरिया के तो पूछेगा, अपने एरिया का पूछेगा क्वेश्चन, और सरकार को नब्ज वहाँ की पता चल जाएगी, वहाँ के लोग कैसे कमी फील कर रहे हैं, यानी कि हमारी नीति में कमजोरी है अभी थोड़ी, तो उसके हिसाब से सरकार को राष्ट्र की नब्ज पता लग जाती है कि राष्ट्र को क्या चाहिए। तो सरकार के लिए प्लस पॉइंट हुआ, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी हिसाब से तैयारी हो जाती है।
यानी कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको पता चल जाएगी, यानी कि क्वेश्चन पैटर्न ऐसा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही इसका मतलब है सरकार को पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें नीतियाँ अपनी ऐसे ही बनानी चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन के आंसर कभी क्वेश्चन पूछे ना जाए, ऐसे क्वेश्चन जिसमें इलाके में फेल हो रहा है हमारा मामला। तो ऐसे ही और लोगों से संपर्क भी सरकार का जुड़ जाता है ज़्यादा, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया, अब वो एक सांसद जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अपने एरिया से चुन के, उन लोगों ने वहाँ पे अपने एरिया से चुन के सांसद को पहुँचाया लोकसभा में कि भैया आप बैठो हमारे बदले में क्वेश्चन पूछना। अब वो लोग देखते होंगे, वो भी टीवी और उसमें कोई पढ़ा लिखा वो समझता होगा कि भैया हमारा प्रश्न पूछा जाएगा, हमारे एरिया से संबंधित हमारे सांसद जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहाँ पे मोदी जी से या फिर रक्षा मंत्री से या फिर गृह मंत्री से क्वेश्चन पूछे, तो वो क्या उत्तर दे रहे हैं, तो वो उत्तर दे रहे हैं और उन्होंने उत्तर बहुत अच्छा दिया, बढ़िया उत्तर दिया और लोगों को अच्छा लगा कि भाई इन काम किया है वाकई ठीक है, और ये संतुष्ट हो गए, जिन्होंने प्रश्न पूछा वो संतुष्ट हो गए कि मैं इनके उत्तर से बहुत संतुष्ट हूँ, बस थोड़ी थोड़ी ऐसा और कर लीजिए। तो ऐसे लोगों से संपर्क रह जाता है, प्रश्न पूछने वाले को भी संतुष्टि रहती है और लोगों को भी संतुष्टि रहती है, जनता को, कि हाँ भाई मतलब हमारा उत्तर हमें जो प्रश्न था ये एरिया में काम हो गया है, हमें ऐसे ऐसे करके देख लेना है, जाके जो भी वेबसाइट बताएंगी इन वेबसाइट पे देख लो आप जाके, या फिर आप अपने पास के पोर्टल पे जाके पता कर लो, कुछ भी ऐसे बताएंगे तो जनता से संपर्क बढ़ जाता है। इसी हिसाब से वो नीतियाँ भी सरकार उसी हिसाब से उसी अनुरूप कर लेती है अपनी, सरकार राष्ट्रीय नब पहचान लेती है, लोगों से संपर्क बढ़ता है, तो नीतियाँ भी उसी अनुरूप ढाल लेती है सरकार अपनी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हम ऐसे तैयार हो जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो मंत्रालय होता है यहाँ पे, तो इस प्रश्नकाल से क्या होता है, प्रश्नकाल से एक तो राष्ट्र की नभी पता चल जाती है, लोगों से संपर्क बढ़ जाता है, नीतियाँ उसी अनुरूप बना लेती है सरकार अपनी। बाकी प्रश्नकाल से क्या है, जो मंत्रालय होता है वो अपनी जो उसकी मंत्रालय की नीति है, जो भी मंत्रालय, कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ठीक है, विदेश वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय जो भी मंत्रालय है वो अपनी नीति और जो उनका प्रशासन चल रहा है, गवर्नेंस, ठीक है, बात हो रही है, उस प्रशासन की लोकप्रियता की जांच भी कर लेते हैं कि हमारी नीति ठीक ठाक चल रही है, हमने जो नीति बनाई, तो प्रश्नकाल में उससे कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन ऐसे आए कि पता चली हमारी नीति फेल होती पता चल रही है, तो इसका मतलब है कि हमें इस नीति की जांच हो गई, तो हम ईमानदारी पूर्वक स्वीकार कर लें कि हाँ ये गलतियाँ हो रही हैं, हम इन गलतियों को संभालेंगे, स्वीकार करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और संघ में क्या हो रहा है, कई बार महत्वपूर्ण गलतियाँ भी होती हैं, वो सामने आ जाती हैं। कई बार जब नीतियाँ बना रहे होते हैं तब हमें पता नहीं चलता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे ज़मीनी स्तर पर क्या होगा जाके, ज़मीनी स्तर पे वो, हालांकि जो नीतियाँ IAS अधिकारी वगैरह बनाते हैं, सब लोग पीछे वगैरह वो लोग बनाते हैं, वो लोग बहुत हिसाब से बनाते हैं, वो देखते हैं ज़मीनी स्तर पर जाके क्या होगा। लेकिन मान लीजिए कई बार नीतियाँ बनाते हुए किसी वजह से कोई भूल चूक रह गई, तो वो भूल चूक हो गई, तो उस भूल चूक को गलती, जब प्रश्न पूछा गया कि भाई आपने जो जो ऐसे ऐसे बनाया गया उसमें तो ऐसा इन लोगों को, इस वाले वर्ग को, ये तो वर्ग वंचित रह रहा है, ये इन वर्ग को तो अभी तक नहीं मिला हुआ है, या ये समस्या उत्पन्न हो रही है आपकी नीति के कारण, और इसका ये बैकलैश हो रहा है, जो भी बताएंगे वो वहाँ पर बताएंगे, तो उस टाइम मंत्री को लग जाएगा कि ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी नीति का उद्देश्य ये तो नहीं था, तो मंत्री तुरंत स्वीकार करेंगे और मंत्री कहेंगे ठीक है इस पर कार्रवाई होगी और इसमें हम तुरंत संशोधन करके और ऐसे कर दिया जाएगा, ऐसा करके जो भी होगा तो मंत्री स्वीकार कर ले ईमानदारी से वहाँ पर कि हाँ ऐसे है। तो महत्वपूर्ण गलतियाँ भी सामने आ जाती है जिससे नीति में सुधार हो सकता है आगे चीज़ें, तो जगह पे इम्प्लीमेंटेशन जो चीज़, तो क्योंकि वो तो व्यक्ति वहीं से निकल के आया है, सांसद अपने क्षेत्र से निकल के आएगा, एक मंत्री जो दिल्ली में बैठ के कोई नीतियाँ बन रही है उसको नीचे कहाँ पता क्या हो रहा है, तो उस कहीं दक्षिण भारत के इसी इलाके से कोई सांसद उठ के आया, वो बताया कि हमारे इलाके में ऐसी दिक्कत हो गई, या नॉर्थ ईस्ट के कई एरिया से कहीं उठ के आया, तो ऐसे करके समझ में आती है कि हाँ, तो इसलिए महत्वपूर्ण गलतियाँ भी कई बार सामने आ जाती हैं, तो ये सरकार के लिए प्लस पॉइंट चल रहे हैं। बाकी क्या होते हैं, और अगर कोई ऐसा मुद्दा उठ के आ गया कि बहुत ज़्यादा बढ़िया मुद्दा है और उस पर और टॉपिक बनता है, बहुत ज़्यादा आंदोलन करने वाला मुद्दा बनता है, तो उस पर न्यायालयी जांच भी बैठाई जाती है कि इसकी जो है न्यायालयी जांच को सौंप दो से कि भाई न्यायालय इस पर जांच करेगा कि ये जो मुद्दा है, यानी जो हमने नीति बनाई है और आप जो प्रश्न उठा रहे हो, जो बीच में टकराव बन रहा है, या फिर हमें लग रहा है कि यहाँ पे धांधलीबाजी नीचे हुई है, कि हमने तो नीति ऊपर से अच्छी बना के भेजी लेकिन नीचे बहुत सारे लोगों ने कुछ अपनी बदतमीजियाँ कर दी हैं, तो फिर न्यायालयी जांच को भेज देंगे और जो इस पर दोषी पाए जाएंगे उनको सज़ा दी जाएगी, ऐसे करके मंत्री बोलते हैं खड़ा, तो अच्छी बात है, यानी कि न्यायालयी जांच हो सकती है, आयोग बन सकता है, आयोग का गठन हो सकता है, विधान कोई बन सकता है, ठीक है, ऐसे करके सरकार कर सकती है, सरकार के लिए फ़ायदे हो जाते हैं कई बार, सरकार के हाँ सही बात है ऐसा हो जाता है। अब सरकार के लिए माइनस वाली बात भी है कि माइनस हो सकता है सरकार के लिए, जो देश के लिए तो अच्छी बात ही रहेगी हमेशा,
मतलब जैसे क्या सरकार को इसमें परखा जाता है कि सरकार को परखा जा रहा है कि सरकार सही चल रही क्वेश्चन पूछ के कि डगमगा तो नहीं जा रहे हैं, बोल जरूर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन जब पूछा जाएगा उत्तर टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बाकी कई बार त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है इसके मामले में, सरकार की तो ये माइनस बात ही होगी, तो त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है अगर मंत्री ने कोई झूठ बोल दिया हो। इसका एग्जाम्पल अभी हम समझेंगे एक एग्जाम्पल, और जैसे टी कृष्णमाचारी का एग्जाम्पल ले लेंगे। खामियां जो होती हैं सरकार की, कमियां वगैरह वो सामने आ जाती हैं कि पता चल जाती है, मंत्री की असलियत सामने आ जाएगी, यानी ये जो मंत्री की असलियत हो जाती है वो सामने आ जाती है कि इससे कि अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा और मंत्री ने वैसा बस शुरुआत में बड़े बड़े दावे किए थे, अपनी नीति आ गई उसमें बड़ा काम ही नहीं चल रहा ज़मीनी स्तर पर, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये क्या है, मतलब जैसे ये मंत्री की असलियत सामने आती है, तो मैं थोड़ा सा एक इरेज कर दूं जिससे एक दो के नाम लिख दूंगा, अगर आपको लिखना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे आप लोग। जैसे कि अब आपने ये तो लिख लिया होगा नॉट अलाउड प्रश्न वाला, या फिर एक बार स्क्रीनशॉट लेने की जगह मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर लिखना चाह रहे होंगे तब, नहीं तो फिर मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ कि एक दो नाम लिखने के लिए, अगर जैसे आपको मुद्दा समझ में आ जाए कि क्या क्या हो सकता है। जैसे ये वाला मामला कि मैं बोल रहा हूँ कि त्यागपत्र देना पड़ सकता है, त्यागपत्र देना पड़ सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे दूसरी लोकसभा जब गठित हुई थी ना, लगभग कितना टाइम था वो, 57 से 62 का टाइम था ना, हाँ 52 5 57 57 से 62, तो दूसरी लोकसभा जो चली थी वो 52 से 57, यानी 1952 से लेकर 1957 तक चली थी। तो दूसरी लोकसभा में जो वित्त मंत्री थे उस टाइम वो थे कौन, टी कृष्णमाचारी, टी कृष्णमाचारी ये थे, ठीक, वित्त मंत्री। और वित्त जो सचिव थे वो शायद मेरे ख्याल से HM पटेल इनका नाम था, तो वित्त सचिव ये भी समझो, वित्त सचिव थे HM पटेल। ठीक है, ये HM पटेल वित्त सचिव थे, यानी कि ये ध्यान रखो। तो ये जो उस टाइम 1958 मतलब दूसरी लोकसभा थी, तो 1958 की ये बात है, 1958 में। और ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आज़ाद भारत का सबसे पहला वित्तीय घोटाला, यानी कि अपने रिकॉर्ड दर्ज करा लिए इनने अपने नाम में कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ है तो उस आज़ाद भारत का सबसे पहला वित्तीय घोटाला ये। तो ये एक अपने आप में एक न्यूज़ है, हम लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए, और हालांकि देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इन्होंने अपने आप में रिकॉर्ड ले लिया, इन्होंने अपने नाम में, टी कृष्णमाचारी HM पटेल ने। ठीक है, तो ये जो है 1958 में ऐसा था। और बाकी ये मतलब थोड़ा सा जैसे शॉर्ट में अगर मैं बता दूं जल्दी, तो ऐसा मामला था कि 1958 में सरकार किसकी थी, नेहरू की सरकार चल रही थी, नेहरू जी की सरकार चल रही थी, और बड़े धूम धड़ाके चल रही थी, कोई इनके विपक्ष में टिक नहीं पा रहा था, बड़ी अच्छी सीटें इनको मिल रही थी। पहली आमसभा में जो आम चुनाव हुआ उसमें भी इनको जीत मिली, और दूसरे में भी इनको बहुत अच्छी जीत मिली। जो विपक्ष की पार्टियां थी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो सब अपने अपने खेमे में अलग बटी हुई थी, और JV कृपलानी और जयप्रकाश की जो पार्टियां थी उनके भी जो उनने मिल के उनने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो बनाई थी वो भी टूट चुकी थी। तो उनके जो समर्थक थे JV कृपलानी और जयप्रकाश जी के, उनके तो क्या हो गया अलग, और उन्होंने अपनी सोशलिस्ट पार्टी वगैरह बना ली। तो जो विपक्ष था बड़ा बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, तो विपक्ष में तो कोई टिक नहीं पा रहा था। मेनली नेहरू जी की पार्टी बड़ी मज़े से चल रही थी, उनकी पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी थी बहुत वोट मिले थे उनको। तो यही थे, और आराम से ईमानदारी के बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे करते थे कि ये होगा वो होगा सब कुछ, है ना। तो उसी वादों के बीच में क्या हुआ, नेहरू जी के दामाद कौन थे, फिरोज़ गांधी। तो इनके दामाद ही थे फिरोज़ गांधी, जो इंदिरा गांधी के पति, ठीक है, ये इंदिरा गांधी के पति, क्योंकि दामाद है ना इंदिरा गांधी जी के पति ये फिरोज़ गांधी। तो इनके दामाद, और ये भी कांग्रेस से, ये कहाँ से आते थे, रायबरेली से आते थे, ठीक है, रायबरेली। तो ये रायबरेली से सांसद थे, तो ये वहाँ पे लोकसभा में बैठे, इन्होंने ही लोकसभा में, हालांकि इनकी कहानी, इनकी शादी वगैरह कैसे हुई, हालांकि इनकी फिरोज़ गांधी की नेहरू जी से बनती नहीं थी, क्योंकि नेहरू जी को पसंद नहीं था कि जब इनकी शादी हुई थी इंदिरा गांधी जी से, तो पसंद नहीं था उनको। हालांकि वो ऐसे ही था, बाद में जो इनकी जो वाइफ थी नेहरू जी की, ठीक है, तो उनकी वाइफ से थोड़े से नज़दीकी बढ़ गई थी इनकी फिरोज़ गांधी की, मतलब ऐसे नहीं, वो वैसे नज़दीक जो आंदोलन वगैरह करती थी वो इनकी जो वाइफ नेहरू जी की, उनका नाम क्या था, कमला नेहरू। तो वो एक बार इन्हीं के जो फिरोज़ गांधी है, इलाहाबाद में इनका गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ पर आंदोलन करने चली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, 1930 के आसपास की ये बात है। तो फिरोज़ गांधी देखा करते थे इनको, मतलब कि आंदोलन कर रही है वगैरह, तो एक दिन बेहोश हो गई है,
ये किताब है कौन सी, इसका नाम है फिरोज द अनफॉरगटन, इंग्लिश में लिख देता हूँ अनफॉरगटन, ठीक है, अनफॉरगटन फिरोज द फॉरगटन गांधी, ये किताब का नाम है। और ये लगभग 120 बारकी फाक करके ये, अब उनका नाम क्या है मेरे ख्याल से, एक बार मैं चेक करके बताऊँ आपको। बर्किल फाक नाम है। तो द फॉरगटन गांधी, फिरोज द फॉरगटन गांधी, ये बर्किल फाक उनके नाम थे। उन्होंने ये प्रश्न लिखी, बर्किल फाक ने किताब लिखी थी, उसमें ऐसे बताया था उन्होंने कि ऐसे करके फिरोज गांधी के कैसे करके इंदिरा गांधी जी से शादी हुई एक तरीके से, ठीक है, और कैसे कि फिरोज गांधी की माता जो थी वो विरोध में थी कि इतना गांधी परिवार से मत जुड़ो ऐसे करके। हालांकि उनका नाम फिरोज जहांगीर था पहले, ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने गांधी सरनेम अपना लिया। तो ये जो उनकी माता ने गांधी जी से एक बार कहा था, फिरोज़ की माता ने उनकी गांधी जी से कहा था कि भाई मेरे बेटे को समझाएं कि ये इतने आज़ादी के आंदोलन में भाग ना ले। तो गांधी जी ने ऐसा कहा था कि अगर मेरे पास 7 बेटे होते फिरोज़ की तरह, तो मैं 7 तो अभी मैं फिर फट जल्दी से 7 दिन में स्वराज ला देता, ऐसा करके उन्होंने कुछ बात स्टेटमेंट कहा था कि मतलब मेरे पास अगर ऐसे 7 बेटे होते तो मैं फटाफट स्वराज ले आता जल्दी जल्दी। तो उन्होंने कहा कि मतलब इसको फिरोज़ गांधी को आंदोलन में भाग लेने दो। तो फिरोज़ गांधी एक तरीके से अनऑफिशियल नेता माने जाते थे विपक्ष के, यानी कि नेहरू के जो विपक्ष हैं उनके अनऑफिशियल नेता माने जाते थे फिरोज़ गांधी जहाँ भी कुछ बुरा होता था आवाज़ उठा देते थे जल्दी। तो वही बता रहा हूँ कि जब इनकी शादी हो गई वगैरह और इंदिरा गांधी नेहरू के संग में रहती थी, उनके कामकाज में मदद करती थी, ठीक है। बाकी रायबरेली से जब जो चुनाव लड़ रहे थे तो थोड़ा मदद भी करा था, फिर चुनाव में इंदिरा गांधी ने मदद करी, इनकी जो प्रबंधन संभाला था रायबरेली में। फिर बाद में मनमुटाव बन रहे इनके, तो ये दोनों अलग हो गए एक प्रकार से। लेकिन नेहरू को शुरू से ही पसंद नहीं था, तो इनके बीच में अनबन बनी रहती थी, यानी कि नेहरू जी और उनके दामाद फिरोज गांधी में। तो 1957 में सरकार बनी, तो 1958 में ये कांग्रेस से ही बन के आए थे, ये कांग्रेस की पार्टी के नहीं के तो थे, नेहरू की पार्टी के। तो ये सांसद जो थे इन्होंने क्वेश्चन उठा दिया कि जो हाल फिलहाल में बनी थी, जल्दी ताज़ी बनी थी 1956 में LIC कंपनी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम बनी थी। तो इसका काम क्या है, भारतीय जीवन बीमा निगम का यानी LIC का काम क्या है, ये शेयर मतलब जो खरीदती थी कंपनियों के, जो कंपनी अच्छी होती थी, जिनकी बहुत प्रतिष्ठा होती थी, जिनकी नामी दामी कंपनियाँ होती थी, उनके शेयर खरीदती थी LIC। तो LIC ने क्या करा, अब LIC भारत सरकार में चल रही है, तो भारत सरकार, तो ये अब वित्त मंत्री TT कृष्णाचारी और वित्त सचिव HM पटेल, इनके दबाव के अंडर में LIC ने 6 कंपनियाँ, एक ऐसी 6 कंपनियाँ थी, किसकी, मुंद्रा साहब थे, कौन मुंद्रा साहब एक थे, मुंद्रा, ठीक, उनका नाम मेरे ख्याल से हरिदास मुंद्रा वो व्यक्ति थे। तो उन व्यक्ति के हरिदास मुंद्रा की 6 कंपनियां थी ऐसे करके, जो बिल्कुल नामी दामी नहीं थी, उनकी बहुत वित्तीय साख बहुत नीचे थी। तो उनके शेयर खरीद लिए और शेयर बहुत नीचे जा रहे थे इनके शेयर, तो इनके शेयर खरीद लिए और बाज़ार जो मूल्य चल रहे हैं कह रहे उससे भी ज़्यादा पैसों में खरीद, जो बाज़ार मूल्य चल रहे हैं शेयर के उससे भी ज़्यादा पैसों में इनके शेयर खरीद लिए थे। तो ऐसे करके इन पर मतलब लगभग 55 लाख मान लिया जाता है कि ऐसे बताया जाता है कि 55 लाख जो पॉलिसी धारक थे, जो हम आप लोग जो LIC में पैसा लगा रहे हैं, अपनी प्रीमियम भर रहे हैं, तो उनके प्रीमियम का यूज़ करके उन्होंने 6 कंपनी ऐसी थी, इनके बहुत हाई रेट में शेयर खरीद लिए। अब भाई जब इनकी कंपनी को शेयर कर लिए जाएंगे तो बाज़ार में हवा फैल जाएगी इस चीज़ की कि सरकारी कंपनी LIC ने इसके शेयर खरीद दिए इन कंपनियों के, तो इस कंपनी में कोई ना कोई तो बात होगी, तो इस कंपनी में जो बात होगी तो फिर लोग भी शेयर बढ़ाएंगे और इसके शेयर के दाम बढ़ जाएंगे। तो ऐसे करके ये बात थी। तो इसलिए बाद में फिरोज़ गांधी ने 1958 में ये मुद्दा उठाया कांग्रेस प्रश्नकाल के दौरान ये पूछ लिया गया, उन्होंने कह दिया कि भाई कि जो LIC बीमा से क्या सरकार ने ऐसा कुछ घोटाला किया है जैसे दाम पे अच्छे ज़्यादा दाम पे शेयर खरीदे वगैरह। तो उस टाइम तो जो TT कृष्णाचारी इनसे पूछा गया, इनको मौके को उत्तर देना ने दिया, उन्होंने कह दिया ये तथ्य सही नहीं है, वहाँ पे मना कर दिया, झूठ बोल दिया एक प्रकार से। फिर बाद में उन्होंने सबूत दिखाया कि मेरे पास सबूत वगैरह है कि इन दोनों के बीच में कुछ जो भी पत्र लेन देन हुए, इन दोनों बात हुई होगी बीच में कि भाई ऐसा कर लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं और LIC पे दवा बनाते हैं, LIC 6 कंपनियों के शेयर खरीद लेगी। तो उन्होंने पत्र वगैरह में सबूत दिखाया कि मेरे पास कुछ सबूत है इन दोनों के बीच के जो बातें हुई हैं। तो फिर घिर गया मामला। नेहरू जी की वहाँ पे जो नेहरू जी की बहुत ईमानदारी वाला मामला चलता था, तो नेहरू जी के लिए मतलब जो थी बेइज्जती वाली बात थी।
फिर नेहरू जी ने एक आयोग मतलब वहाँ पे जो MC छागल व्यक्ति छागल साहब, तो ये रिटायर्ड जज थे हाई कोर्ट के, बम्बई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, इनके अध्यक्षता में एक समिति बना दी, वहाँ पे गठन कर दिया आयोग का। तो ये MC छागल साहब हैं, इन्होंने क्या करा, जन सुनवाई के हिसाब से कोर्ट ऐसे था इनका, पूरा कोर्ट बना, जन सुनवाई होती तो कोर्ट के अंदर भी लोग खचा और जनता के सामने, तो इसकी भी हुई और 24 दिनों के अंदर इन्हें निपटारा कर दिया इसका, कि जो केस इनके पास आया कि हालांकि रिटायर्ड हो गए, अब कुछ हो गए रिटायर्ड, तब भी अध्यक्षता बनाई जाती है। तो ये अंदर भी दर्शक बड़े होते थे, बाहर भी लाउड स्पीकर लगा दिए गए, और जो भी इस केस की सुनवाई हो रही कि यहाँ पहला वित्तीय घोटाला वाला मामला है ना, और नेहरू जी के ऊपर बात आ रही कि नेहरू जी की सरकार ने ऐसा कर दिया जो इतनी ईमानदारी की बात करती थी। तो ऐसे करके बाहर लाउड स्पीकर लगाए जाते थे, और ऐसे भी पता चलता था कि इधर जब जज ये जज हैं फटकार लगा रहे हैं किसी व्यक्ति को, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, मतलब अंदर तो लाउड स्पीकर बाहर आवाज़ जा रही है, तो पता चलता जब भी जज फटकार लगाते थे सरकार किसी व्यक्ति को, तो तालियां बजाते थे लोग बात की, हाँ ऐसे जो चलता है ना स्टेडियम मैच वगैरह। तो ऐसे करके पूरी जन सुनवाई हुई और 24 दिन के अंदर निपटारा कर दिया गया, और ये पाया गया कि भाई हाँ इन्होंने धांधलीबाजी करी है HM पटेल ने, वित्त सचिव ने। और ये थोड़ा सा पीछे बच रहे थे, TT कृष्णमाचारी पीछे बच रहे थे कि नहीं मैं बच जाऊँ, ये जवाब आप नहीं देना चाह रहे थे कुछ भी प्रकार से, लेकिन फिर भी छागल साहब ने ये कह दिया कि भाई आज जो वित्त सचिव है ना, वित्त सचिव का कोई भी कार्य अगर वित्त सचिव ऐसा करता है जो जिसके मतलब पर्सनल को छोड़ के, तो ये पब्लिक वाला जो भी काम करता है उसका पूरा जिम्मेदार वित्त मंत्री रहता है, तो आपकी जवाबदेही बनती है। तो फिर इनको तो जो मुंद्रा साहब है इनको तो भाई 2 साल के लिए जेल भेजा गया, बाकी इन सब पे कार्रवाई। और ये ऐसा घोटाला था, इसमें व्यापारी भी, नेता भी, अधिकारी सब लोग शामिल थे, तो ये बहुत न्यूज़ बन गई थी उस टाइम की। तो पहला आज़ाद भारत का पहला वित्तीय घोटाला इनने अपने नाम में करा लिया वित्त मंत्री साहब ने। और ये तो थे ही मुंद्रा साहब, तो ये तो सट्टा वाले थे ही, सट्टा वाले, इसको बोला भी जाता था कि शेयर बाजार के सट्टेबाजी होते हैं, ये उसमें बहुत माहिर थे। तो ये तो वैसे ही व्यक्ति थे ऐसे ही, लेकिन इन लोगों ने अपने नाम करा लिया, धूमिल करा ली अपनी छवि। तो ये चीज़ होती है। तो फिर इनको बाद में नेहरू जी ने इनसे त्यागपत्र मांगा, अभी आपको त्यागपत्र दो, तो ये मैं कह रहा हूँ कि मंत्री को त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है यहाँ पर, एक मंत्री विशेष को। तो इसलिए ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनकी असलियत सामने आ जाती है। तो ये चीज़ है। बाकी इसके बाद एक एग्जाम्पल ले सकते हो मुंद्रा कांड, यानी कि लिख सकते हो मुंद्रा कांड, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एक शब्द लिख दो पुडुचेरी लाइसेंस घोटाला, ठीक है। ये लिख सकते हो लाइसेंस घोटाला, पुडुचेरी लाइसेंस घोटाला। ये भी बहुत लगभग 21-20 के आसपास जाली हस्ताक्षर करवा लिए घुस के, और मंत्रियों ने कर दिए। जब ये होता है ना, ये आयात करती कंपनी, तो आयात करती बहुत सारे, तो आयात में वहाँ पे लाइसेंस वगैरह वाणिज्य मंत्रालय होता है, उससे लाइसेंस चाहिए होता है आपको। तो वाणिज्य मंत्रालय फटाफट ने दिखा दिया कि हाँ देखो वाणिज्य मंत्रालय ने लाइसेंस दे दिया, वहाँ पे देखो अधिकारियों को सबके हस्ताक्षर हैं, वो सब जाली हस्ताक्षर थे, और ने आयात करवा ली अपनी चीज़ें, और वो चीज़ गैर कानूनी थी, तो न्यायालय करवा लें। तो पुडुचेरी लाइसेंस घोटाला भी सामने आया। तो ऐसे लिख सकते हो, जिसमें मुंद्रा कांड में इसलिए बता दिया क्योंकि पहला वित्तीय घोटाला था, जैसे ही आज़ाद भारत हुआ घोटाला करा लिया, रिकॉर्ड बना लिया। इसके बाद तो हर्षद मेहता वगैरह ये सब स्कैम आपने सुना ही है। तो ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इनको इस्तीफा देना पड़ गया। और ये देश के लिए तो अच्छी बात है कि भाई घोटाला सामने आया और ये लोग पकड़े गए, तो देश के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन सरकार के लिए माइनस पॉइंट है। नेहरू जी की बैसी नहीं बनती थी फिरोज गांधी से, फिरोज गांधी उनके दामाद ने 1958 में उनकी छवि खराब कर दी। तो ऐसा माना जाता है कि फिरोज गांधी बहुत पॉपुलर हुए अपने टाइम में, और जो विपक्ष था उसके अनऑफिशियल नेता बन गए थे ये, इनको बोला जाता था। तो ऐसा माना था फिर इंदिरा गांधी से इनकी बनी नहीं थी, और नेहरू की तो बनती नहीं थी। तो अंत समय में ऐसा बोला जाता है कि फिरोज गांधी काफ़ी अकेले बढ़ गए थे जब इनको हार्ट अटैक वगैरह आया था। तो ये मात्र 48 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक इनको आया था। तो ये चीज़ भी है। तो ये ध्यान रखना आपको कि ऐसे प्रश्नकाल इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ तक आ गए। थोड़ा लंबा खिंच गया होगा, तो इतना ध्यान रखें। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में, हम शून्यकाल समझेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।